हाय देयर, वेलकम बैक। डेरिवेटिव्स के फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल की इस सेकंड वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में या अभी के इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जितना भी बुक में जितने भी लर्निंग आउटकम के अंदर डिटेल मेंशन है, दो लर्निंग आउटकम्स है वैसे, उन दोनों को हम अभी कंप्लीट करेंगे। ये दोनों लर्निंग आउटकम्स से पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया है और उस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। आई होप उससे आपको एक प्रैक्टिकल अंदाजा लगा कि ओके, ट्रेडर्स जो होते हैं वो कैश सेगमेंट में यूजुअली ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। और डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने का उनको दो बड़ा एडवांटेज हो जाता है। नंबर वन इज लेवरेज, नंबर टू इज शॉर्ट सेलिंग। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि डेरिवेटिव्स में आमतौर पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, जो इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ नहीं बल्कि अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम सम अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट। अब ये अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट कुछ भी हो सकता है, हालांकि हमने ज्यादातर जो एग्जांपल लिए थे वो थे स्टॉक्स के ही, तो हम स्टॉक के ही एग्जांपल पे पूरी चीज सीखेंगे। लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं कि जितने भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये स्टॉक्स पे भी बन सकते हैं, ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में बन सकते हैं, ये कमोडिटीज पे बन सकते हैं, ये इंटरेस्ट पे भी बन सकते हैं, करेंसीज पे भी बन सकते हैं। सो काफी सारे वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे ये बन सकते हैं। अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव्स आफ्टर ऑल होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में अब हम फॉर्मली पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला आप जो लर्निंग आउटकम देख पा रहे हैं अपने पहले लर्निंग मॉड्यूल में, वो यही है कि डिफाइन करो डेरिवेटिव क्या है और उसके बाद इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहला डेफिनेशन ये है कि डेरिवेटिव जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। मैंने ये भी कहा कि ये अपनी वैल्यू जो है वो डिराइव करता है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। यानी जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, आईटी का शेयर्स या आईटीसी का जो प्राइस है वो कैश सेगमेंट में ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसी के हिसाब से फ्यूचर्स में भी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे जाएगा। फ्यूचर्स और कुछ नहीं, डेरिवेटिव्स का एक प्रोडक्ट है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में टोटल 4 प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट होता है फ्यूचर्स। तो फ्यूचर मार्केट में या फ्यूचर सेगमेंट में भी इसी तरह आपका आईटीसी के हिसाब से मूवमेंट होता रहेगा। सो इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग। यहां पे ये बोला है कि एसेट जो बनता है, जिसके ऊपर ये डेरिवेटिव बनता है, उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग। तो ये ऑलरेडी हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट पे डेरिवेटिव बनता है या जो अंडरलाइंग पे डेरिवेटिव बनता है उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। इसके बाद इसी का सेकंड डेफिनेशन और भी ज्यादा अच्छा है। सेकंड डेफिनेशन में ये बोला है कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक लीगल अग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है यहां पे एक से ज्यादा काउंटर पार्टीज भी होंगी। एंड दैट इज ट्रू, हियर वी हैव 2 काउंटर पार्टीज। यानी एक खरीदने की बात करता है और एक बेचने की बात करता है। तो यहां पे 2 पार्टीज हैं जो आपस में एक अग्रीमेंट कर रही हैं। अब ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को जाने ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे क्लियरिंग हाउसेस बीच में होते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में भी नहीं पता होता है कि आप जो शेयर बेच रहे हैं वो किसको मिला, या आप जिससे खरीद रहे हैं वो कौन है, आपको नहीं पता रहता है, क्योंकि बीच में एक्सचेंजेस होते हैं। उसी तरह आपके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं इन डेरिवेटिव्स सेगमेंट एज वेल। तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है आपका काउंटर पार्टी कौन है, लेकिन कोई तो है। ठीक है, सो जब आप खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा है, और जब आप बेच रहे हो तब कोई खरीद रहा है। सो दिस इज हाउ दिस सेगमेंट ऑल्सो वर्क्स। लेकिन यहां जो 2 काउंटर पार्टी है, ये लोग एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी तक ही ये अग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी अग्रीमेंट जो होता है वो लिखा हुआ रहता है 3 महीने का अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है 2 महीने का अग्रीमेंट, तो इसका एक एक्सपायरी डेट होता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक मेच्योरिटी। एंड यहां ये बोला है कि अंटिल द क्लोज ऑफ द ट्रांजैक्शन वो दोनों आपस के साथ में एक अग्रीमेंट करके रखते हैं। अब हमको ये समझना है कि ये दोनों पोजीशन के नाम क्या है। तो जिस तरह कैश सेगमेंट में लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन होता है, उस तरह यहां पे भी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन होगा। जो खरीदता है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वो होता है लॉन्ग, और जो बेचता है वो होता है शॉर्ट। अब आप समझिए, एक डेरिवेटिव में दोनों तरह के ट्रेडर्स आते हैं। एक शेयर के ऊपर एक ट्रेडर को ऐसा लगता होगा कि ये ऊपर जाएगा और दूसरे को लगता है ये नीचे जाएगा, यानी वन इज बुलिश अदर वन इज बेरिश। तो यहां पे दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट एग्री करेंगे। यहां पे दोनों क्या करेंगे, दे विल गेट इनटू एन अग्रीमेंट, और वो अग्रीमेंट एक स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट होता है। दोनों बैठ कर कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करते, वो अग्रीमेंट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। आपको खरीदना है तो बोलो, और किसी को बेचना है तो वो बोलेगा। तो सपोजिटली आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्टॉक है, स्टॉक ए, जो कि करंटली 200 रुपीज का, और आपको लगता है ये बढ़ करके 250 हो जाएगा।
तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें और आप बुल हो, आपको लग रहा है ये तेजी आएगी, तो तेजी आएगी तो आप ना लॉन्ग पोजीशन ले लो। वहीं पे आपका कोई काउंटर पार्टी होगा जिसको लगेगा कि नहीं नहीं ये स्टॉक तो 150 जाने वाला है। अगर ये स्टॉक 150 जाने वाला है तो वो तो एक बेरिश एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है, एंड जाहिर सी बात है वो कर देगा इस पोजीशन को शॉर्ट। तो एक आदमी ने इसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया लॉन्ग, एक ने कर दिया शॉर्ट, हो गया ये अग्रीमेंट। अब हमको एग्जैक्टली समझना है कि लॉन्ग और शॉर्ट एक दूसरे को वादा क्या कर रहे हैं। तो भाई लॉन्ग शॉर्ट को एक वादा कर रहा है कि भाई साहब आगे जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर होगा तो एक प्राइस पे मैं तुमसे ये शेयर ले लूंगा। समझिएगा इस चीज को। सपोज करो दो काउंटर पार्टीज हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, दो काउंटर पार्टीज है एक्स एंड वाई। मैं फिर बता दूं, मार्केट में ऐसे कोई जानता नहीं है एक दूसरे को, पर एक बार इजी करने के लिए समझा देता हूं। अगर फ्यूचर प्राइस चल रहा है 202, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x ने y को प्रॉमिस किया है और y ने भी x को प्रॉमिस किया है कि 3 महीने बाद जब ये फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तब x अगर लॉन्ग है तो वो इस शेयर को 202 रुपए के भाव पे खरीदेगा। किससे? y से। और y इसी शेयर को 202 रुपए के भाव पे बेचेगा। किसको? x को। तो एक खरीदने का वादा कर रहा है और एक बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन ये एक फ्यूचर डेट पे और स्पेसिफाइड प्राइस पे होने वाला है। यानी प्राइस आपने आज ही तय कर लिया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कब होगा? फ्यूचर में। आप सोच रहे होंगे कि सर प्रैक्टिकली ये सब होता है क्या? प्रैक्टिकली इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ये इसकी जस्टिफिकेशन है। लेकिन क्योंकि हमारा एक बहुत सॉलिड सेकेंडरी मार्केट है तो आपको फील नहीं होता है, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको फील नहीं होता है कि अच्छा कोई काउंटर पार्टी रहा होगा किसी ट्रेड में। आपको लगता है आप सिस्टम में ऑर्डर मार रहे हो और सिस्टम ही आपके साथ ट्रेड कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे में ट्रेडिंग होती है इसी तरह से है। There is a buyer, there is a seller. The buyer has agreed to buy the underlying at a future date, but at the specified price. यानी फ्यूचर में खरीदेगा और प्राइस आज ही बोल दिया। वैसे ही Y भी उसी प्राइस पे अग्री कर रहा है कि मैं इस शेयर को बेचूंगा, और बेचूंगा कब? फ्यूचर में। So price is specified today, but the transaction will get executed at a future date. अब आप सोच रहे होंगे भैया मजा क्या आएगा इनको ये काम करने में? मजा ही मजा है। अब ये देखिए कि हो सकता है कि ये शेयर आगे एक्सपायरी वाले दिन 220 रुपए का हो जाए। अब आप देखिए अपने आप आपको फन समझ में आ जाएगा। अगर ये शेयर 220 का हो गया तो x तो बहुत खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x ने y को बोला था कि मैं तुमसे ये शेयर खरीदूंगा। किस प्राइस पे? 202 रुपीस पे, फ्यूचर डेट पे। और ये फ्यूचर आ गया, एक्सपायरी आ गई तो एक्सपायरी पे वो खरीदने के लिए चला जाएगा। तो x y को 202 रुपीस देगा एंड y x को एक शेयर दे देगा, जिस शेयर की कीमत कितनी है? 220 रुपीस। वहीं पे y का नजरिया समझिए। y ने बेचारे ने बोल दिया था कि मैं 202 रुपए में ही बेच दूंगा। आज तो यही शेयर 220 रुपए का चल रहा है मार्केट में, इसको नुकसान हो गया बेचारे को। सो x को 18 रुपए का फायदा हो जाएगा, 18 रुपीस का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसने अग्री किया 202 में बाई करने का, जबकि प्राइस चल रहा है 220। वो चाहे तो हाथों हाथ 202 में खरीद करके मार्केट में 220 में बेच सकता है। वैसे ही y को सोचिए, जो शेयर वो बाजार में 220 रुपए में बेच सकता था, उस बेचारे को 202 रुपए में बेचना पड़ गया, वो तो उसका हो गया 18 रुपए का नुकसान। तो जरूर ये बेटिंग है। दो पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक है लॉन्ग एक है शॉर्ट, लेकिन इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पोजीशन होती है लॉन्ग। लॉन्ग कौन होता है? अ पार्टी हु अग्रीज टू बाय द अंडरलाइंग एट अ फ्यूचर डेट बट एट द स्पेसिफाइड प्राइस, यानी प्राइस आज का है, एग्जीक्यूशन एक्सपायरी पे। वैसे ही एक शॉर्ट पोजीशन होती है जो कि अग्री टू सेल करता है, यानी वो बेचेगा किसको? अंडरलाइंग सिक्योरिटी को। कब? फ्यूचर में, लेकिन प्राइस स्पेसिफाइड आज ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका ट्रू एसेंस। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक्चुअल में डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो मैंने आपको बोला ना कि एक्स वाई से एक्चुअल में शेयर लेगा और वाई एक्स को एक्चुअल में शेयर देगा, अगर सच में ये हो रहा है तो वो एक डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बट आमतौर पे ऐसा होता ही नहीं है। इट इज
कैश सेटल्ड। तो कैश सेटल के टाइम पे क्या होगा, आप एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 18 रुपए का ही ट्रांजैक्शन देखोगे, यानी कि सिर्फ एक्स जो है वो शेयर कभी लेगा ही नहीं वाई से। वो एक्स को बोलेगा कि देख भाई तुम बेट हार गया, तुमको 18 रुपए का नुकसान हो गया और मेरे को 18 रुपए का फायदा हो गया, सो क्यों ये शेयर लेना देना करना है, तुम स्ट्रेट अवे मुझे 18 रुपीज ही दे दो। यानी यहां पे दो तरह की शर्त है, एक तो सच्ची में शर्त है कि शेयर खरीदेंगे बेचेंगे एंड सो ऑन, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो खरीदा बेची एक्चुअल में होगा, उसमें भी 18-18 रुपए का फायदा है। और एक होता है जहां पे आप कैश में सेटलमेंट कर लोगे, लास्ट में वाई मान जाएगा कि हाँ भाई मैं हार गया, मेरा नुकसान हो गया, एक्स बोलेगा मैं जीत गया, और दोनों आपस में एग्जीक्यूट करके 18 रुपीज का ट्रांजैक्शन कर लेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आई आपको? तो दो तरह के यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, पहला हो गया डिलीवरेबल, दूसरा हो गया कैश सेटल्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है फर्म कमिटमेंट वर्सेस कंटिंजेंट क्लेम का। अब इसको मैं अलग ढंग से समझाना चाहता हूं। इसमें देखो, आपको पहले ये समझना है कि क्या दो काउंटर पार्टी किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में होती है? तो जवाब है जी, एकदम होती है। देयर आर टू काउंटर पार्टीज एंड दोनों काउंटर पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी है, एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो अब यहीं पे आपको बस इतना समझना है कि अगर एक अनकंडीशनल प्रॉमिस की गई है तो वो होता है फर्म कमिटमेंट, और एक कंडीशनल प्रॉमिस की गई है तो वो होता है कंटिंजेंट क्लेम। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, मैं बताता हूं आपको। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था एक्स और वाई का, वो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस थी। एक्स ने बोला था मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, इस प्राइस पे खरीदूंगा, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। वाई ने भी बोला था मैं बेचूंगा, इस प्राइस पे बेचूंगा और फ्यूचर में बेचूंगा, उसने भी कोई कंडीशन और नहीं लगाई थी। उसने ये नहीं बोला था अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो दोनों का अनकंडीशनल एक दूसरे को प्रॉमिस किया हुआ था। जब अनकंडीशनल प्रॉमिस करते हैं दोनों काउंटर पार्टी एक दूसरे को, तो उसे हम कहते हैं फर्म कमिटमेंट। अब यहीं पे अगर कंडीशनल प्रॉमिस हो तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट क्लेम। अभी ये क्या है? अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स वाई को ये कहे, अब देखो आप ध्यान से सुनना, आपको सुनकर के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्स वाई को बोलेगा कि अगर मैं जीता तो मैं कलेक्शन करने आऊंगा, पर अगर मैं नहीं जीता तो भूल जाना कि हमारे बीच कोई सौदा हुआ था। आप बोलेंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाई एग्जीक्यूट ही क्यों करेगा? मतलब एक्स सिर्फ जीत सकता है, एक्स हार नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, एक्स सिर्फ जीतेगा हारेगा नहीं। आपके मन में आ रहा होगा वाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही क्यों फिर? क्योंकि वाई को इस काम को करने के लिए एक प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम मतलब एक्चुअल में इसको एक फीस मिलेगी। ये फीस मिलते ही y विल गिव प्रोटेक्शन टू x। अगर x को कल को फायदा होता है तो y x को पैसे देगा, और कल को x को फायदा नहीं होता है कोई बात नहीं, y भूल जाएगा, x भूल जाएगा। अब आप एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए, इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे प्रीमियम भरते रहते हैं, बट यू हैव नेवर वेंट टू अ हॉस्पिटल, और भगवान ना करे कि जाना भी पड़े कभी। आप हॉस्पिटल गए नहीं बट यू आर स्टिल पेइंग प्रीमियम पे प्रीमियम एवरी ईयर। और हेल्थ इंश्योरेंस तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, इन द सेंस रिन्यू करना पड़ता है। तो आप देखो, हर साल जब आप प्रीमियम दे रहे हो तो आपने वाई को कुछ पैसे दिए, कुछ फीस दी, कुछ प्रीमियम दिया, और वाई ने आपको एक कंडीशनल प्रॉमिस किया है कि कल को आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो मैं पैसा दूंगा। और आपने भी वाई को यही बोला है कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे पैसे देना, मेरे हॉस्पिटल के बिल भरना। पर इसमें ये कल को जो है वो तो कंडीशन है ना जी, ऐसा जरूरी नहीं है होगा। हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज हो ही ना, अगर आप हॉस्पिटलाइज होंगे ही नहीं तो वाई कभी भी एक्स को कुछ पे करेगा ही नहीं। वैसे ही यहां पे भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। सपोज करो एक्स ने बोला एक शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 200 रुपए के भाव पे चल रहा था, उसको लगा ये 200 से ऊपर जाएगा, पर व्हाट इफ वो 200 से ऊपर गया ही नहीं? अगर वो 200 से ऊपर नहीं गया तो एक्स तो कभी जीता ही नहीं। एक्स जीता नहीं तो वाई भी कुछ मांगेगा नहीं उससे, वाई बोलेगा ठीक है जाओ,
क्योंकि वाई को अपने हक का प्रीमियम पहले ही मिल गया था। पर अगर एक्स सच्ची में जीत जाता है तब तब वाई को पैसे देने होंगे। यानी ऐसा समझिए, मैं वाई हूं, आप एक्स हैं, शेयर का दाम चल रहा है 200 रुपए, आपको लगता है वो ऊपर जाएगा। मैंने आपको बोला एक काम करो, आप मुझे 15 रुपए दे दो, 15 रुपीज। मैं 15 रुपए रख लेता हूं और आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि कल को शेयर प्राइस ऊपर चला गया ना तो मैं आपको पैसे दूंगा, नीचे गया तो भूल जाना हमारे बीच कुछ हुआ है। तो ऐसे में आपने मुझे 15 रुपए दे दिए, मुझे मेरा प्रीमियम मिल गया। कल को अगर ये शेयर 200 से बढ़ करके 250 चला गया तो कौन जीता? आप जीते। तो मेरे को 50 रुपीज आपको देना पड़ेगा। बट अगर उल्टा हुआ तो 200 रुपीज का 160 चला गया तो वो 40 रुपीज का क्या नुकसान आप मुझे देंगे? नहीं, वो नुकसान का कोई भरपाई नहीं, कुछ भी नहीं। 200 का शेयर ऊपर नहीं गया, नीचे गया, क्योंकि आपने ऊपर की बैटिंग की थी, तो नीचे जाने पे आपको कोई देना नहीं पड़ेगा पैसा, पर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं अपने 15 रुपए एंजॉय करूंगा, दैट हैज बिकम द प्रीमियम फॉर मी। यहां पे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो आपको नजर आएगा कि प्रॉमिस तो यहां पे भी इन्वॉल्व है, पर यह प्रॉमिस कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। कुछ शर्तें रखी गई हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। सो डेफिनेटली एक कंडीशन होने की वजह से ही इसका नाम पड़ गया कंटिंजेंट या फिर कॉन्टिंजेंट क्लेम। यानी इट विल डिपेंड ऑन अ कंटिंजेंसी, इट विल डिपेंड ऑन अ कंडीशन। वो कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है दो तरह के इंस्ट्रूमेंट, ये कह सकता हूं, या दो तरह के टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें पहला है फर्म कमिटमेंट। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्म कमिटमेंट में बोला दैट इट इज अ लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस टू परफॉर्म सम एक्शन इन द फ्यूचर। यानी एक्स ने फ्यूचर में बोल रखा कि मैं खरीदूंगा और वाई ने बोल रखा कि मैं बेचूंगा, दोनों ही कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए एक अनकंडीशनल प्रॉमिस किए एक दूसरे को, ये होता है फर्म कमिटमेंट। बट वहीं पे अगर हम कंटिंजेंट क्लेम की बात करें तो यहां पे इट रिक्वायर्स अ पेमेंट ओनली इफ सर्टेन थ्रेशोल्ड इज ब्रोकन। यानी कुछ हो जाएगा तभी जाकर के यहां पे कोई पेमेंट आएगा, नहीं तो कोई पेमेंट नहीं आएगा। अगर हम फर्म कमिटमेंट की बात करें तो उसमें फॉरवर्ड, फ्यूचर और स्वॉप्स, ये तीन तरह के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। फॉरवर्ड भी इसी में आ जाता है, फ्यूचर भी इसी में आ जाता है और स्वॉप भी इसी में आ जाता है। और अगर हम कंटिंजेंट क्लेम्स की बात करें तो उसमें प्राइमरीली ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस यानी कॉल पुट, अगर आपने सुना होगा तो कॉल और पुट इस कैटेगरी में आता है जहां पे कंडीशन अटैच्ड होती है। इसके अलावा और भी तरह के क्रेडिट डेरिवेटिव्स होते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे, और एसेट बैक सिक्योरिटीज भी आ जाते हैं। हम इनके ऊपर और डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमें इतना समझ में आ गया कि फर्म कमिटमेंट और कंटिंजेंट क्लेम में डिफरेंस क्या है। अब आगे आते हैं, अपने यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज, आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा हेजिंग का बात करेंगे, बट इन द लेटर स्टेज, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, आगे के लर्निंग मॉड्यूल में आएगा। इसके अलावा हेजिंग भी यहां पे आ गया। हेजिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेवरेज लेना, तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमने डिटेल में कवर कर लिए। एंड फाइनली लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दिस इज आल्सो ट्रू। कैश सेगमेंट में पता है बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। एसटीटी लगता है, यानी सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, स्टैंप ड्यूटी लगता है, ब्रोकरेज लगता है। बट यही चीज अगर मैं बात करूं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, तो ये सारी चीजें लगती तो वहां पे भी है, लेकिन कम अमाउंट पे लगती है, रेट्स आर वेरी लो। तो ट्रांजैक्शन डेफिनेटली फ्यूचर सेगमेंट में काफी सस्ते में हो जाता है। एंड यही रीजन है कि इंडिया का डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत ही ज्यादा ट्रेडेड मार्केट है और यहां पे कुछ ज्यादा ही ट्रेड्स होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर लोअर। इसके अलावा डिफरेंट अंडरलाइंग टू डेरिवेटिव्स में वही बात आ गई कि भैया कौन कौन से अंडरलाइंग डेरिवेटिव्स में आ सकते हैं। तो इसका जवाब होगा कि इसमें इक्विटीज भी आ सकते हैं, फिक्स्ड इनकम भी आ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट आ सकती है, करेंसी आ सकती है, कमोडिटीज आ सकती है। टॉकिंग ऑफ कमोडिटीज, तो कमोडिटीज में दो तरह की कमोडिटीज होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो सॉफ्ट कमोडिटीज होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो उसके ऊपर में भी डेरिवेटिव्स बनते हैं। एंड हार्ड कमोडिटीज में आ जाते हैं अपने मेटल्स वगैरह, करेक्ट, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और
कोल वगैरह भी आ जाता है इसमें, तो वो सारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनके ऊपर में भी ये बन सकता है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव अंडरलाइंग जिसके ऊपर में डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।